गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स के दूसरे चैप्टर बल तथा गति के नियम में चर्चा करेंगे। उसमें जो पहला टॉपिक मेरा है वह है बल। बच्चों, हम लोग बल के बारे में अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग करते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं जो फोर्स का है। जैसे आप देखोगे किसी वस्तु को अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते हैं तो भी हम फोर्स लगाते हैं। आप देखोगे आप लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं। क्रिकेट मैच में एक बॉलर अपने बॉल को बैट्समैन की तरफ बॉलिंग करके फेंकता है, बॉल को देता है, तो बैट्समैन भी उसको फोर्स लगा करके बॉल को कहीं और भेजता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो दैनिक जीवन में हम बल को प्रयोग करते हैं। उस आधार पे अगर देखा जाए तो बल क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यानी किसी वस्तु को जब तक वह परिवर्तन नहीं करेगा, और परिवर्तन तभी करेगा जब उस पर वह बल लगाएगा। यानी हम किसी वस्तु में परिवर्तन कर सकते हैं क्या करके, तो उस पर बल लगा करके, उसको क्या बोलते हैं, ढकेल करके, खींच करके, या उसको अन्य भी तरीके से। तो हम लोग देखते हैं इसमें बहुत सारे प्रयोग होता है बल का। तो इस आधार पे हम लोग बल की परिभाषा देते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। कभी भी अगर बल है तो बल हमेशा उस पिंड में, उस वस्तु में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए आप देखेंगे कोई भी अगर बॉल है तो इस बॉल को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना है तो तब तक इस पे हम जब तक बल नहीं लगाएंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगी। यानी इसके अंदर परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन भी क्या है, कोई वस्तु रुकी है तो हम उस पर बल लगा करके उसको गतिमान कर सकते हैं, या कोई वस्तु गतिमान है तो उस पर हम फोर्स लगा करके उसको हम विराम की अवस्था में कर सकते हैं। यानी विराम की अवस्था में करना, गति की अवस्था में करना, इसका मतलब हो गया कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। किसके कारण, तो एक कारक के द्वारा। तो उस कारक को ही बोलते हैं बल। यहाँ देखिए, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब प्यारे बच्चों, ये जो बल होता है वह दो प्रकार का होता है, एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल। अब देखिए संतुलित बल क्या होता है। सबसे पहले हमें आए कि फिगर से समझ लें। मान लो बच्चों, यह एक मेज है और इस मेज पर किसी वस्तु को रखी गई है, और मान लीजिए आप दो लोग हैं। इस वस्तु को आप में से कोई एक इधर खींच रहा है और कोई इधर खींच रहा है, ध्यान दीजिए। और दोनों लोग अगर समान बल लगाते हैं तो आप सोच के बताइए क्या इस वस्तु में परिवर्तन होगा, अर्थात क्या यह वस्तु आगे या पीछे होगी? नहीं होगी, क्योंकि जितना बल आप लगाते हैं उतना बल यह भी लगाता है। यानी इनका जो परिणामी होगा वह क्या हो जाएगा, परिणामी बल कितना हो जाएगा, 0। तो ऐसे बल को जब किसी वस्तु पे अनेक बल काम करते हैं और उनका परिणामी बल 0 होता है तो ऐसे बल को हम बोलते हैं संतुलित बल। ध्यान समझिए। यानी ये आप इधर खींच रहे हैं, आप इधर खींच रहे हैं, और दोनों का बल यदि बराबर है, तो जब दोनों का बल बराबर है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये न इधर जाएगी न इधर जाएगी। इसका मतलब हो गया इनका जो परिणामी है, जो रिजल्ट है, रिजल्ट फोर्स कितना है, 0। अब देखिए दूसरा क्या है, असंतुलित बल। बच्चों मान लीजिए सपोज डैट इसमें आप दो लोग यहाँ खींच रहे थे, यहाँ भी वही दो लोग खींच रहे हैं, लेकिन दूसरा ये वाला जो बालक है या जो खींच रहा है वह अधिक फोर्स लगा रहा है। तो क्या करेगा आप सोचिए, जब ये अधिक फोर्स लगाएगा तो इस वस्तु में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। यानी ये अधिक फोर्स लगा कर अपनी तरफ खींच लेगा, यानी इसकी गति ऐसी इधर चली जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अनेक फोर्स लग रहे थे, यानी 2 फोर्स लग रहे थे, उसमें से एक फोर्स ने इसको खींच लिया, यानी इसका परिणामी 0 नहीं हुआ। इसका परिणामी 0 नहीं हुआ। जब किसी एक वस्तु पे अनेक फोर्स काम करते हैं और उनका परिणामी बल 0 नहीं होता है
तो ऐसे बल को बोलते हैं असंतुलित बल। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोनों लगने वाला फोर्स ये इक्वल है तो परिणामी भी शून्य होगा, यानी ये किधर न इधर जाएगा न उधर जाएगा। लेकिन इनमें से अगर कोई एक फोर्स अधिक होगा तो क्या होगा, इनका परिणामी शून्य नहीं होगा। परिणामी शून्य मतलब क्या, कि इनके अंदर परिवर्तन हो रहा है। अगर परिवर्तन नहीं होता तो हम लिखते हैं F बराबर 0, लेकिन परिवर्तन हो रहा है तो इसलिए F शून्य के बराबर नहीं होगा, यानी इनके अंदर परिवर्तन हो जाएगा। ये जो वस्तु है वह आगे बढ़ जाएगी, जिधर फोर्स अधिक होगा ये वस्तु उधर चली जाएगी। तो ये रहा असंतुलित बल। एक बार सुनिए, यदि किसी पिंड पे अनेक फोर्स काम करते हैं और यदि उनका परिणामी शून्य नहीं होता है तो ऐसे बल को बोलते हैं संतुलित बल। और यदि किसी वस्तु पर अनेक बल काम करते हैं, अनेक फोर्स काम करते हैं, किंतु उनका परिणामी शून्य नहीं होता है तो ऐसे बल को बोलते हैं असंतुलित बल। यानी संतुलित बल में क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा और असंतुलित बल में परिवर्तन होगा। अब प्यारे बच्चों, न्यूटन के गति विषयक नियम। वैज्ञानिक न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम बनाए हैं। पहले हम लोग पहले नियम पर चर्चा करेंगे। कितने नियम बनाए हैं, 3 नियम। तो इनका पहला नियम देखिए क्या है। इनका पहला नियम है, जब कोई वस्तु विराम अथवा गति की अवस्था में होती है तो वह जब तक उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है तब तक वह विराम अथवा गति की अवस्था में बनी रहती है। या एक तरह कर सकते हैं, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो वह वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है। यह है न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब कहेंगे सर जड़त्व क्या होता है, तो जड़त्व होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो अपने अंदर होने वाले अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, यानी अपने जो अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना ही चाहती है, यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहना चाहती है, यानी वह अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। वस्तु का वह गुण जो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है उसको बोलते हैं जड़त्व। अब जड़त्व भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व। यानी यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसको बोलते हैं विराम का जड़त्व। दूसरा है गति का जड़त्व। इसका मतलब हो गया यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए, उसको बोलते हैं गति का जड़त्व। ये रहा न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम। यानी याद कर लीजिएगा, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैं आपको बताया, यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहना चाहती है, या यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही आपका है न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम। इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दैनिक जीवन में होने वाले उदाहरण के आधार पर बता रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे, जब किसी आप ट्रेन में, बस में, बाइक पे बैठे रहते हैं और एक बैग अगर बाइक, ट्रेन, बस आगे चलती है तो क्या होता है, आप पीछे की ओर झुक जाते हो। और वही जब ट्रेन, बस या बाइक आपकी गति की अवस्था में रहती है और एक बैग अगर उसको ब्रेक मारा जाए, एक बैग रोका जाए तो आप आगे की ओर झुक जाती हो। ये रूल क्या है, ये क्या बताता है, गति विषयक प्रथम नियम। ये यहाँ पर सिद्ध होता है कि अगर हम गति की अवस्था में हैं तो चाहते हैं गति की अवस्था में रहना, इसीलिए जब वो रुकती है तो हम कहाँ बढ़ जाते हैं, आगे की ओर। और यदि हम बैठे हैं तो हम चाहते हैं बैठे ही रहना, इसलिए जब वो गति करती है तो हम पीछे चले जाते हैं। ये रहा गति विषय प्रथम नियम का उदाहरण। और उसके आधार पर हम पढ़ लिए क्या जड़त्व क्या है, तो पदार्थ का, वस्तु का वह गुण है जो अपने अंदर अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। विरोध मतलब क्या, अगर वो विराम है तो क्या चाहेगा, विराम रहना, तो इसलिए वह गति का विरोध करता है। और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो क्या चाहता है, गति की अवस्था में रहना, और वह विराम की अवस्था क्या करता है, विरोध करता है। किसी भी वस्तु का जड़त्व उस वस्तु के द्रव्यमान से मापा जाता है। ध्यान सुनिएगा, किसी भी वस्तु का जड़त्व उस वस्तु के द्रव्यमान से मापा जाता है। गति का द्वितीय नियम। प्यारे बच्चों, गति का द्वितीय नियम पढ़ने से पहले हमको ये जानना है पहले संवेग क्या है। तो संवेग जानने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। आप लोग कैरम खेलते हैं, कैरम, तो उसमें कैरम की जो बड़ी गोटी को आप मारते हैं, फिर छोटी गोटी को मारते हैं, तो बड़ी गोटी की अपेक्षा
छोटी जो गोटी होती है वो बहुत तेज भागती है। अब देखिए, अब इसको और तरह से अच्छी तरह समझ लें, हम लोग समझ लें। वो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान वेग से गति कर रही हैं। ध्यान दीजिएगा, एक का मान अधिक द्रव्यमान है, एक का कम है, और दोनों क्या है, समान वेग से गति कर रही हैं। और तो आपको रोकना है, तो जिसका अधिक द्रव्यमान रहेगा उसको रोकने के लिए आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा, और जिसका कम द्रव्यमान है उसको रोकने के लिए आपको कम बल लगाना पड़ेगा। मतलब ये हो गया, जो बल होता है वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब दूसरे में आइए कि मान लीजिए क्रिकेट का बॉल है, दोनों बॉलों का जो द्रव्यमान है वह समान है। जब समान है और दोनों को हमने एक को अधिक वेग से और दूसरे को कम वेग से फेंका, तो जो अधिक वेग से आया है उसको रोकने के लिए हमको अधिक बल लगाना पड़ता है, और दूसरे को रोकने के लिए हमको कम बल लगाना पड़ता है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, संवेग में हमने ये देखा कि यह जो संवेग है वह वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। एक बार हमने लिया था जब इसका द्रव्यमान भिन्न भिन्न था और ये दोनों समान वेग से चल रहे थे, तो इनको रोकने के लिए अधिक वाले पे अधिक बल लगाना पड़ता था और कम वाले पे कम बल लगाना पड़ता था, कम बल लगाना पड़ता था। अब देखिए, जब ये दोनों समान थे तो एक को अधिक वेलोसिटी से यानी अधिक वेग से फेंका गया और दूसरे को मान लीजिए कम वेग से फेंका गया, तो क्या हो गया, अधिक वेग वालों को रोकने के लिए हमको अधिक बल लगाना पड़ा, और जो कम वेग से आ रहा था उस पर बल लगाने के लिए हमको कम बल लगाना पड़ा। इसका मतलब ये हो गया, किसी वस्तु का जो संवेग होता है वह वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। माना वस्तु का द्रव्यमान कितना है, यम है, इसका वेग कितना है, v है, तो संवेग p हो जाता है, p बराबर mv। अब देखिए, यह जो संवेग है वह एक सदिश राशि है, और इसकी जो दिशा होती है वह जो वेलोसिटी की दिशा होती है वही इस संवेग की दिशा होती है। ये ऊपर हम एरो बताते हैं कि यह एक सदिश राशि है और इसके डायरेक्शन को। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, संवेग समझ में आ गया। संवेग का मात्रक क्या हो गया, तो संवेग का मात्रक हो जाएगा, देखिए यम का मात्रक क्या होता है, किग्रा, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो संवेग का मात्रक हो गया किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। मेरे ख्याल से आपको संवेग समझ में आ गया। संवेग होता है जो किसी वस्तु के द्रव्यमान और तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यहाँ मैं आपको समझाया, एक बार हमने क्या लिया, जब दोनों का मास अलग अलग है, जब दोनों का मास क्या है, अलग अलग है, और एक कंडीशन में दोनों का मास इक्वल है, तो जो इसकी वेलोसिटी है वह अलग अलग है। एक कंडीशन में क्या है, मास अलग अलग तो वेलोसिटी सेम है, दूसरे में मास अगर इक्वल है, द्रव्यमान अगर बराबर है, तो इनका जो वेलोसिटी है वह अलग अलग है। तो हमने ये देखा, जब मास कम अधिक है तो अधिक मास वाला वस्तु आती है तो उसको रोकने के लिए हमको अधिक बल लगाना पड़ता है, और ये दोनों के द्रव्यमान बराबर हैं लेकिन वह दोनों अलग अलग गति से आ रही हैं, तो अधिक वाले गति को रोकने के लिए हमको अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है। इसका अर्थ ये हो गया कि जो मोमेंट है, जो मोमेंटम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम, तो जो संवेग है वह वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को कहते हैं। ये नियम में संवेग हो गया। अब देखिए द्वितीय नियम में क्या है, जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है, तो वह वस्तु उसमें उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है। इस कंडीशन में जो मास है वह नियत होता है। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान क्या होता है, नियत होता है। यानी यदि किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन हमको अधिक करना है तो हमको फोर्स भी अधिक लगाना पड़ेगा। यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हमको कम करना है तो हमको कम बल लगाना पड़ता है। लेकिन मास क्या यहाँ पर है, नियत है। जैसे हम लोग लिए थे ना दूसरा एग्जाम्पल, अगर द्रव्यमान दोनों का नियत है और मान लीजिए वेलोसिटी क्या है, दोनों में वेलोसिटी कम अधिक हो रही है, तो अधिक तेज से जो आती है अधिक बल लगाना पड़ता है, जो कम तेज से आती है कम बल लगाना पड़ता है होता है। दूसरा क्या, किसी वस्तु में
जो बल होता है, जो किसी वस्तु में बल लगाया जाता है, तो वह बल मास के यानी द्रव्यमान के समानुपाती होता है। इस कंडीशन में ए क्या होता है, मेरा नियत होता है, ये नियत होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो मिलेगा यह बराबर या प्रोपोर्शनल यम है। हम हटाते हैं तो कांस्टेंट पद क्या लिखते हैं, के। यहाँ से के की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यह बराबर होता है यम है। देखिए एक चीज मिला हमको, फोर्स मिला। क्या मिला, फोर्स। यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। आगे आइए, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो फोर्स है, इस फोर्स का संवेग के साथ क्या रिलेशन है, तो हम इसको लिख सकते हैं यह बराबर यम। इस ए को आप लोग क्या लिख सकते हो, ए को क्या पढ़े हो, वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण, डेल वी अपॉन डेल टी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल टी, या यह बराबर यम, इसको क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू अपॉन डेल टी। वेग में परिवर्तन कितना, माना कि उसका प्रारंभिक वेग कितना है, यू। यू यहाँ पे क्या बताता है, प्रारंभिक वेग। भी क्या है इसका, अंतिम वेग। बताइए, तो यह बराबर, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए गुणा कर दीजिए यम का, तो यम भी माइनस यम यू अपॉन डेल टी। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, यम भी यम यू, ये क्या है, यम भी। तो जब उसका प्रारंभिक वेग u था, तो उसका जो संवेग होता है p1 बराबर यम यू। ध्यान दीजिएगा, जब प्रारंभिक वेग u है तो उस कंडीशन में उसका जो संवेग है वह कितना है, p1 बराबर यम यू। और जब इसका वेलोसिटी v हो जाता है तो संवेग क्या हो जाती है, p2। तो यम v माइनस एम यू कर सकते हैं, p2 माइनस p1। तो p2 माइनस p1 डेल टी, या p2 माइनस p1 को हम लिख सकते हैं क्या चीज़, डेल पी, यानी संवेग परिवर्तन बटे डेल टी, ये हो गया एफ। मेरे प्यारे बच्चों, डेल पी अपॉन डेल टी, डेल पी समझ आ रहा आपको ना, डेल पी मतलब होता है P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। अब डेल पी अपॉन डेल टी क्या कहते हैं, फोर्स। व्यापक रूप में जो गति का द्वितीय नियम होता है उसको बोलते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर को फोर्स कहते हैं। यानी जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है वही बल होती है। ध्यान दीजिएगा, व्यापक जो न्यूटन गति का जो द्वितीय नियम है, न्यूटन ने जो बताया गति का द्वितीय नियम, वो क्या है, पहला इसको कह सकते हैं संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वह बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, बल को क्या मिल गया, एफ बराबर डेल पी अपॉन डेल टी। देखिए ठीक, और इस एफ की वैल्यू को भी हम क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर एम है। यह भी देखिए एफ बराबर एम है, तो एफ बराबर एम है से हमको क्या मिला, एफ बराबर डेल पी अपॉन डेल टी। मेरे प्यारे बच्चों, यही होता है न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। अब हम लोग पढ़ें कि न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। तृतीय नियम को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन का नियम। मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इस नियम को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और ये न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम है। उसी को हम लोग भाषा में कहते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मान लीजिए अगर किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं, तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे देखोगे, जब कोई बंदूक चलती है तो बंदूक से निकलने वाली गोली, तो बंदूक जब गोली को छोड़ती है तो गोली आगे बढ़ती है, लेकिन देखते होंगे बंदूक के पीछे की ओर झटका देती है। यानी ये एक्शन हो गया, और जो पीछे जाती है वो क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। वैसी तरह आप देखे होंगे बच्चों, नाव पर से उतर रहे हैं, नाव से उतर रहे हैं तो क्या होता है, आप अपने पैर से नाव को कहाँ करते हैं, पीछे, और नाव को कहाँ करती है, आगे। तब आप आगे जाते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर। एक बार और समझिए, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इस नियम को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और यही न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है।
मेरे प्यारे बच्चों, आइए संवेग संरक्षण का हम व्यंजक प्राप्त करें। सबसे पहले ये संवेग संरक्षण क्या होता है। तो दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले तथा टकराने के बाद बराबर होता है। ध्यान सुनिए, दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर होता है। उसी को हम लोग कहते हैं दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में संरक्षित रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए आपको वस्तुएं बनाई गई है। ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। तो ये वस्तुएं ए और बी हैं जो एक रेखीय गति करती हैं, तो इस कंडीशन में माना जो यू ए की वेलोसिटी है, वह यू बी से अधिक है। तो जब एक रेखीय गति करते हैं और इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसको क्या करेगी, टक्कर मारेगी। तो इस आकृति में टी समय में टक्कर का जो समय है टी है, टक्कर हो जाती है। जब टक्कर हो जाती है तो ए जो है वह बी पर कितना फोर्स लगाती है, एफ ए बी, तथा बी भी ए के ऊपर उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में। दोनों बल लगाते हैं, ये भी लगाता है, ये भी लगाता है। तो ये जो लगाता है वह इसके ठीक विपरीत लगाता है, यानी यह जो फोर्स लगाया एफ ए बी, ये जो लगाया एफ बी, ये दोनों बराबर है किंतु क्या है, विपरीत है। टक्कर होने के बाद देखिए, टक्कर होने के बाद मास जो था एम ए वही मास एम ए है, जो मास एम बी वही मास एम बी है, किंतु इनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई। यू ए से क्या हो गई, भी ए, और यू बी से भी बी। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यह ज्ञात किया जाए कि संवेग संरक्षण से हमको क्या व्यंजक के रूप में हम यह कह सकते हैं कि वस्तुओं का जो संवेग का योग है वह टक्कर से पहले और टक्कर के बाद क्या व्यंजक के रूप में बराबर आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि वस्तु ए का टक्कर से पहले संवेग, बोलिए संवेग का सूत्र क्या है, तो यह बराबर यम भी, किंतु इनकी दो वेलोसिटी आ गई, एक यू और एक भी। तो उसके अनुसार वस्तु ए का टक्कर से पहले, जो टक्कर के पहले संवेग होता है वह क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या होता है संवेग, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है यम ए और वेलोसिटी कितना है यू ए, टक्कर से पहले। फिर लिखेंगे वस्तु बी का टक्कर के बाद संवेग। अब बताइए, तो वही मास इंटू वेलोसिटी। तो इस ए का मास कितना है एम ए और ये बी, तो ए का मास बोलिए एम ए, देखिए इसकी वेलोसिटी कितनी है भी ए कर दिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब ए का टक्कर से पहले संवेग ये हो गया, यानी प्रारंभिक संवेग, और टक्कर के बाद ये हो गया, तो इनके संवेग में कितना परिवर्तन होगा ये ज्ञात करना, या यह भी ज्ञात कर लेना। हम लोग डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर किसकी, तो वस्तु ए के संवेग परिवर्तन की दर। अब बताइए, अभी इसके पहले गत विषयक द्वितीय नियम में आपको पढ़ाया गया, बताया गया कि संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। यानी F बराबर हम लोग सिद्ध किए थे कि F बराबर डेल P अपॉन डेल T, यानी संवेग परिवर्तन की दर, संवेग में जो परिवर्तन होती है उसकी जो दर होती है वह फोर्स के बराबर होती है। तो वस्तु ए के संवेग परिवर्तन की दर, यानी वस्तु ए कितना फोर्स लगाता है, संवेग परिवर्तन की दर फोर्स होती है तो कितना फोर्स कितना लगाता है, तो एफ ए बी लगाता है। समझ में आ गया, संवेग परिवर्तन की दर क्या कहती है, बल। तो किसका बल है, तो वस्तु ए का, तो ए कितना बल लगा रहा है, एफ ए बी लगा रहा है। अब आइए, अब इसकी दर को कैसे निकालते हैं, तो क्या बताया गया था, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग क्या है, एम ए भी ए माइनस एम ए यू ए, अब बटे क्या हो गया टी, टक्कर का समय टी है, तो संवेग परिवर्तन की क्या होगी, दर हो गई है।
इसको कह सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब मेरे प्यारे बच्चों ये वस्तु ए के लिए था, अब वही क्रिया हम किसके लिए करेंगे, वस्तु बी के लिए। तो लिखेंगे वस्तु बी का टक्कर से पहले संवेग, बोलिए कितना होगा, बी का टक्कर से पहले तो मास कितना है एम बी और वेलोसिटी कितनी है यू बी। पुनः वस्तु बी का टक्कर के बाद संवेग, बोलिए कितना हो जाएगा, टक्कर के बाद बी का मास कितना है इसका एम बी, वेलोसिटी कितनी इसकी है वी वी वी। अब बोलिए मेरे प्यारे बच्चों वस्तु ए के संवेग को देंगे तो अब क्या लिखेंगे, वस्तु बी के संवेग परिवर्तन की दर। अब बोलिए तो बी के संवेग परिवर्तन की दर बी द्वारा लगाए गए फोर्स के बराबर होगी। तो बी कितना फोर्स लगाता है, देखिए एफ बी ए हो जाएगा एफ बी ए बराबर, अब इसका भी निकालिए तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो क्या हो जाएगा एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी बटे टी, समीकरण नंबर 2। अब मेरे प्यारे बच्चों न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम से क्या है कि जब कोई वस्तु क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, दो वस्तु समान बल लगाते हैं परंतु विपरीत, तो इससे के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, जो एफ ए बी है बराबर है एफ बी ए के, किंतु दोनों विपरीत हैं तो चिन्ह क्या आ जाता है यहाँ पे माइनस। ये आप लोग पढ़े न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम से, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, दोनों बल लगाते हैं बराबर किंतु विपरीत, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, एक को माइनस कर देता है चिन्ह को। किसी को कर सकते हो मेरे, यानी कि इसको भी कर सकते हैं इसको भी कर सकते हैं, किसी एक को कर सकते हैं आप लोग। तो मान को भरिए, तो एफ ए बी कितना मान निकल, एफ ए बी का कितना समीकरण 1 और 2 से, तो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए बटे टी बराबर, इसका मान बोलिए, इसका ध्यान दिया चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस चिन्ह को ब्रैकेट में लिखिए आप, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी बटे टी। मेरे प्यारे बच्चों इस टी से टी कट जाएगा। अब देखिए तो क्या बचा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, माइनस गुणा कर दीजिए, माइनस एम बी वी बी प्लस माइनस प्लस आएगा एम बी यू बी। अब मेरे प्यारे बच्चों हम चाहें तो पद को एक तरफ कर दीजिए, यानी यहाँ देखिए एम ए वी ए देख रहे हैं, इसको इधर कर दीजिए प्लस एम बी वी बी बराबर, इधर याद क्या आ जाएगा प्लस एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले वालों की इधर कर दीजिए, तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, इसको इधर कर भी कर सकते हैं, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो बताओ तुम लोग, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, टक्कर से पहले इन दोनों के संवेग का योग देखिए बराबर, टक्कर के बाद एम ए यू वी ए प्लस एम बी वी बी। तो हम लोग क्या पढ़े अभी समझ कि किसी दो वस्तुओं के संवेग का योग टक्कर के बाद संवेग के योग के बराबर होता है। ये रहा आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत। मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कभी कभी सिद्ध करने के लिए भी आता है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत बताइए, तो आपको इसका भाषा में लिख करके और फिगर बनाकर ऐसे आपको सिद्ध करना रहता है। यह संवेग संरक्षण का सिद्धांत।